नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं। आज का जो मुद्दा गर्म है, चर्चा में है, छाया हुआ है, वो गर्म होने के साथ साथ बेहद संवेदनशील है। जिस पे बीतती है वो ही समझ सकता है। शादी वाली थर्ड डिग्री, जिसमें एक जिंदगी आखिरकार हार गई। जितनी शर्म आप इस पर कर सकते हैं वो भी थोड़ी होगी। एक ऊर्जावान युवा जिसका करियर अभी अभी परवान ही चढ़ रहा था, रिश्तों के जहरीले जाल में ऐसा उलझा कि जिंदगी ही दबोच गया। उलझन बढ़ती गई और आखिरकार उसको अपना जीवन समाप्त करना छोटा लगा। उसने खुदकुशी कर ली। शादी के साइड इफेक्ट ही कहेंगे आप इसको, कि झकझोरने वाली जो कहानी हमको सामने मिली है, अब तक जो पता चला है, उससे रोंगटे आपके भी खड़े हो जाएंगे। जौनपुर, समस्तीपुर, बेंगलुरु समेत पूरा देश अब इस केस को स्टडी करने में जुट गया है कि आखिर हुआ क्या। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कोई कर सकता है। ऐसे कई सवाल हैं जो आप इस केस को सुनकर समझकर अपने मन से खुद पूछेंगे। और ये पहला केस नहीं है, ये पहली खुदकुशी भी बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक ऐसा दुष्चक्र है जिसने आज हजारों लाखों युवाओं को जिंदगी के दोजख में झोंक दिया है। आज इस ज्वलंत प्रश्न पर विचार करने का वक्त आ गया है कि क्या शादी नाम की संस्था और उसके जरिए बने रिश्ते लालच और स्वार्थ में जेल खाने में तब्दील होते जा रहे हैं? क्या यही वजह है कि अब युवा इससे भागने कतराने लगे हैं? क्या यही वजह है कि एक पक्ष के अधिकार दूसरे को अपनी जिंदगी का जहर लगने लगे? और ऐसा माहौल जहां मिलती है सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत, वो भी रिश्ते में। देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे इस मुद्दे के ऊपर बात। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद कर। पत्नी, पैसे, प्रताड़ना, डिप्रेशन और कोर्ट कचहरी के बीच जिंदगी ऐसी उलझ गई कि एक शख्स ने मौत को चुन लिया। नाम अतुल सुभाष, पेशे से AI इंजीनियर, बढ़िया नौकरी। बिहार के समस्तीपुर में पला बढ़ा, लेकिन नौकरी लगी IT सिटी बेंगलुरु में। बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स को वो चुटकियों में सॉल्व कर देता था, लेकिन अपने लाइफ की पर्सनल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ नहीं सका और सिस्टम से हार गया। पत्नी से तलाक लेकर कोर्ट केस से वो इतना प्रताड़ित हुआ कि सुसाइड करने से पहले उसने तकरीबन 1.5 घंटे का वीडियो बनाया। उसने बताया कि कैसे इस सिस्टम के पचड़े में वो थक चुका है, कैसे कानून की पेचीदगी, सिस्टम की मनमानी से वो डिप्रेशन में है, कैसे कानून की आड़ में उसे एक पुरुष होने की सजा मिल रही है। उसके पास आत्महत्या के सिवाय कोई और उपाय बचा ही नहीं है। 90 मिनट का वीडियो और 24 मिनट का सुसाइड नोट लिखकर वो फांसी के फंदे पर झूल गया और अपनी इन सारी परेशानियों को पीछे छोड़ गया। लेकिन पीछे छूट गए कुछ सवाल, पीछे रह गया वो परिवार जिस पर वो अपनी जान छिड़कता था। वीडियो और सुसाइड नोट में सुभाष ने पत्नी निकिता सिंघानिया, सास, साले और चचेरे ससुर को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। जुडिशियरी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ बाप और भाई को इन फॉल्स केसेस में और हरास नहीं किया जाए। दरअसल साल 2019 में एक मैट्रिमोनी साइट के जरिए उसकी शादी हुई। अगले साल उन्हें एक बेटा हुआ, लेकिन सुभाष अपनी पत्नी और पत्नी के परिवार की पैसों की डिमांड से परेशान था। साल 2021 में सुभाष की पत्नी उसके बेटे को लेकर बेंगलुरु छोड़कर चली गई। सुभाष की पत्नी चाहती थी कि मेंटेनेंस के नाम पर उसे 40,000 की जगह 4 लाख रुपए प्रतिमाह मिलने चाहिए। सुसाइड करने से पहले अतुल सुभाष ने कई गंभीर आरोप लगाए। उसने पत्नी, सास, साले और चचेरे ससुर पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। उसका कहना है कि उसकी पत्नी हर कार्यक्रम में 6 साड़ी और गोल्ड के सेट मांगती थी। आरोप यह भी लगाया कि केस सेटल करने के लिए पत्नी ने 3 करोड़ रुपए की मांग की। अतुल ने जौनपुर के एक जज पर केस सेटल करने के लिए 5 लाख मांगने का भी आरोप लगाया कि उसकी पत्नी की मां ने उससे कहा था कि तुम मर जाओगे तो तुम्हारा बाप पैसे देगा। अतुल का आरोप था कि उसी के कमाए हुए पैसे से उसे परेशान किया जा रहा है।
मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं। अतुल सुभाष ने 24 पेज के लेटर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम एक लेटर भी लिखा है, जिसमें उन्होंने देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की खामियों के बारे में जिक्र किया और पुरुषों के खिलाफ झूठे केस दर्ज कराने के ट्रेंड के बारे में अवगत कराया। अतुल की मांग थी कि उसकी अस्थियों का विसर्जन तभी हो जब उसके साथ इस केस में न्याय मिले। अतुल की आखिरी इच्छा ये भी थी कि अगर उसे न्याय नहीं मिल सका तो उसकी अस्थियों को उसी कोर्ट के सामने के गटर में बहा दें। माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा। तो बेटे को खो चुके माँ बाप के पास अब कुछ बचा नहीं है। न उनके पास कानून की पेचीदगियों से लड़ने का हौसला है और न ही इस क्रूर सिस्टम पर विश्वास। फिर भी वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं, जिसके लिए लड़ते हुए उनके बेटे ने जान दे दी। हमसे 10 बजे तक बात किया, एक दिन पहले तक कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बोल पाया बच्चा। उसके साथ जो हुआ है ना, कानून व्यवस्था, ये अपने लोग की व्यवस्था इतनी कैसा उसको भीतर से तोड़ दिया है। बच्चा भीतर से बहुत तरह से हम लोग को कुछ अपना दुख नहीं बोलता था कि मेरे माँ बाप दुखी होंगे। इतना पापा सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। केस खत्म हो जाता था, फिर बार केस डाल दिया जाता था। मेरे बच्चे को पढ़ाई लगी, मेरे बच्चे बर्बाद हो, ऐसा नहीं करो। मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दीजिए और कुछ नहीं चाहिए मेरा। सुभाष तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसकी आत्महत्या ने देश भर में खलबली मचा दी है। मेंस राइट एक्टिविस्ट बरखा त्रेहान ने सुभाष के सपोर्ट में अपना बयान जारी किया है। 498 जैसे केसेस जानबूझ कर लगाए जाते हैं पुरुषों के ऊपर। 95% सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये फेक हैं, केसेस फर्जी हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ही लीगल टेररिज्म कह रहा है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हालत होगी इस देश के पुरुषों की। मामले में सुसाइड करने वाले सुभाष की पत्नी और उसके परिजनों पर केस दर्ज हो चुका है और इस मामले को लेकर सोशल मीडिया में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ चुकी है। घरेलू प्रताड़ना वाले कानून के मिसयूज की आलोचना हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अतुल सुभाष की मौत का जिम्मेदार आखिर है कौन। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। साइकिल बढ़ता ही रहेगा। और इस वीडियो के सामने आने के बाद अपडेट यह है कि इंजीनियर की खुदकुशी का मामला इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। आप सोशल मीडिया पर अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पर हैं तो आप अतुल सुभाष को जस्टिस दिलाने वाले कई सारे हैशटैग्स इस वक्त देख रहे होंगे। अपडेट इस वक्त ये भी है कि आप बीती के इस वीडियो के बाद पत्नी सास समेत 4 लोगों पर FIR दर्ज कर ली गई है और अब बेंगलुरु पुलिस इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए बिहार समेत उन तमाम जगहों पर जाएगी जहां जहां से केस लिंक होता है। ये इस वक्त का अपडेट है। लेकिन एक बड़ा गंभीर सवाल है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि क्या पुरुषों के अधिकार नहीं हैं, क्या महिलाओं के अधिकार और उनके अत्याचारों को रोकने के लिए बने हुए कानून का इस कदर मिसयूज हो रहा है कि आज एक पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। एक व्यक्ति ने अपनी जान ले लेना बेहतर समझा। सिस्टम से लड़ते लड़ते जो एक अतुल सुभाष आज अपनी जान दे चुका है, इसके बाद अब क्या विकल्प बचते हैं। आपको बता दें इस वक्त का अपडेट यह है, 4 लोगों पर FIR दर्ज हो गई है। अतुल खुदकुशी केस में इन 4 लोगों में पत्नी है और ससुराल के लोग हैं। इसमें सास, साले और ससुर पर FIR हुई है, पत्नी निकिता सिंघानिया के साथ साथ। और अब इस पूरे प्रकरण की जांच की जाएगी कि आखिरकार इसमें क्या और कितना सत्य है, पुलिस पता लगाएगी। लेकिन बहुत से सवाल हैं जो इस वीडियो में, जो तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट यानी 80 मिनटों का ये जो पूरा वीडियो है उसके ऊपर का, इसमें सारे सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ में चलिए आज इस बड़े मुद्दे पर बहस करने के लिए, पक्ष रखने के लिए, दोनों पक्षों को स्पष्ट करने के लिए 2 बड़े ही खास मेहमान हैं। दीपिका नारायण जी हैं, मेंस राइट एक्टिविस्ट हैं, नमस्कार करता हूं उनको, बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर प्रफुल्ल जैन साहब हैं, फैमिली काउंसलर हैं, आप दोनों का IBC 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो दीपिका नारायण जी, आदमियों के अधिकार के लिए आप लड़ रहे हैं, ये सुनकर ही लोगों को काफ़ी सुकून मिला होगा, क्योंकि ये पहला केस नहीं है। एक मीडिया पर्सन के नाते ऐसे केस हमने कई देखे हैं, लेकिन आज जो जस्टिस की मांग उठी है, असल कसूरवार इसका कौन है? सिस्टम है,
फैमिली है, लालच है, या ये वक्त है? मुझे लगता है कि इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार जो है हमारा सिस्टम है, हमारी न्यायालय है, हमारी न्यायपालिकाएं हैं और हमारे कानून बनाने वाले हैं, जो पिछले 20-25 सालों से लगातार खुद ही बोले जा रहे हैं कि कानूनों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, उनको टूल की तरह, वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन फिर भी उस चीज को ठीक करने के लिए, उस चीज को दुरुस्त करने के लिए कोई चीज नहीं करी गई है। निर्भया केस जब 2012 में हुआ, उसके बाद ऐसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं जहां पे पार्लियामेंट तक में आवाजें उठती हैं, जहां पे इमीडिएटली जो है कमिटीज बनाई जाती हैं, जहां पे इमीडिएटली जो है एक्शन लिया जाता है, सरकारें जो है विक्टिम से मिलती हैं, उनके परिवारों से भी मिलती हैं, और एक पूरा का पूरा जिम्मेदारी लिया जाता है सिस्टम के द्वारा, हमारे लॉ मेकर्स के द्वारा, और कहीं ना कहीं मीडिया का भी उस चीज में बड़ा सपोर्ट रहता है, और वो होना भी चाहिए। देखिए, कोई भी विक्टिम हो, उसके साथ सबको खड़ा रहना चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष। अनफॉर्चुनेटली जब पुरुष विक्टिम होते हैं तो आज तक हम लोगों ने इतना जो है कॉन्शियस एफर्ट देखा नहीं किसी की भी तरफ से कि हम पुरुषों की भी बात सुने। लेकिन अतुल की जान गई, अतुल ने अपनी जिंदगी को खत्म किया, शायद इसी वजह से कि ये जो गूंगा बहरा समाज हो चुका है, खासकर पुरुषों की पीड़ा की तरफ, उसको कहीं ना कहीं चेतना जागे उसमें, ताकि लोग इसके ऊपर बात करें। जो महिलाएं हैं जो धड़ल्ले से और मैं जनाब आपसे बात करना चाहूंगी कि पिछले 3 साल से मैं इस तरह के केसेस सामने ला रही हूँ जिसको सुन के किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। 14 रेप केसेस फाइल कर रही हैं महिलाएं, 9 रेप केसेस एक साल में गुड़गांव में एक लड़की ने फाइल किए हैं। अभी जयपुर में 14 रेप केसेस, जबलपुर में 7 रेप केसेस। कर्नाटका हाईकोर्ट ने अभी एक केस को जो है रद्द किया जहां पे एक महिला ने पिछले 8 साल में 10 रेप, मॉलेस्टेशन और डाउरी के केसेस कर रखे थे, लेकिन कर्नाटका हाईकोर्ट ने उस महिला को पनिश नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट हमारी ऐसे केसेस कॉशन करती है, कहती है बकायदा केस बेजा था, झूठा था, कोई पनिशमेंट महिला को नहीं देती है। क्यों भाई? इम्यून है महिलाएं हमारी कंट्री में कि वो क्राइम करें, किसी के साथ गलत करें, किसी को थप्पड़ मारे, किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाए, किसी को धमकी दे, किसी को उगाही करें और बकायदा संगठनों के साथ मिलकर कानूनों का दुरुपयोग करें, और आप कुछ नहीं करेंगे, मूक दर्शक बैठे रहेंगे। कैसे हो रहा है ये सब कुछ हमारे समाज में? जी, किसी महिला के साथ अगर इस तरह का कुछ गलत वाकया होता है, समाज पूरा का पूरा एक साथ आवाज उठाता है कि उस महिला को न्याय दिलाया जाए। लेकिन अगर ये जो पुरुष मर रहे हैं, अपने सुसाइड नोट में अपनी बेगुनाही लिखकर जा रहे हैं, समाज इनके लिए क्यों नहीं आवाज उठाता है? इसमें 3 हमारी तरह की न्यायपालिका बातें, इसमें 3 तरह की बातें दीपिका जी आपने जो अब तक कही हैं वो समझ में आती हैं। पहली बात तो कि ऐसे प्रकरण सामने आने पर पहली सिंपैथी सीधे सीधे महिला पक्ष की तरफ चली जाती है, और सीधे सीधे उसी टाइम राइट देयर सीधे सीधे जो है पुरुषों को कसूरवार ठहराना शुरू कर देता है परिवार, आसपास का पूरा सोसाइटी सिस्टम, और जो सिस्टम लॉ से जुड़ा हुआ है वो भी। संभवतः ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है। तीसरा जो आपने कहा कि मिसयूज हो रहा है, तो जिन महिलाओं के साथ वाकई ये घटता है, जिनके साथ हम सबकी संवेदनाएं होती हैं, हमारी रूह उनके लिए भी कांपती है, लेकिन ये शायद उनके साथ में भी ज्यादती है कि जब इनका मिसयूज होता है तो इन कानूनों पर से, सिस्टम पर से गुस्सा बढ़ता है, विश्वास घटता है। अब मेरा सवाल आपसे यही है कि आप जब इस तरह के केसेस को डील कर रहे हैं तो आप ये कानून का लूप होल पाते हैं, ये पुरुषों वाले कानून कमजोर हैं या महिलाओं के कानून हमने इतने सशक्त कर दिए हैं? आप महसूस क्या करती हैं? जी, पुरुषों के लिए तो कोई कानून है ही नहीं हमारे देश में। डोमेस्टिक वायलेंस 498A, 125 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, मॉलेस्टेशन, स्टॉकिंग, जितने भी जेंडर स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं। प्रफुल्ल जी साथ में बैठे हैं, फैमिली काउंसलर हैं, वो शायद इसके बारे में और बताएंगे। एक महिला कह सकती है कि उसके साथ क्रूअल्टी हुई है और उसके लिए 498 की धारा है, 85-86 भारतीय न्याय संहिता होगी। लेकिन अगर एक आदमी को, अगर उसकी पत्नी हर रोज पीटती भी है, उसके परिवार को भी पीटती है, तो 323 एक जो जेनेरिक प्रोविजन है इंडियन पिनल कोड का, उसमें FIR दर्ज नहीं करती है पुलिस, और 498 तो पुरुष फाइल कर ही नहीं सकता, चाहे उसके साथ कितनी भी घरेलू हिंसा नहीं हो रही हो। लेकिन एक पुरुष डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर नहीं कानून की वो ले सकता। और ये जो सारे के सारे कानून हैं सशक्त बनाए हुए महिलाओं के लिए, लेकिन जो महिलाएं उनका दुरुपयोग भी करती हैं, बेजा इस्तेमाल करती हैं। सारा मतलब मैं
जनाब हर रोज पुलिस ऑफिसर्स के साथ काम करती हूँ, हर रोज अथॉरिटीज के साथ काम करती हूँ। उनकी भी हेल्पलेसनेस, वो जो हमारे को, मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्रीज में भी बहुत पुलिस ऑफिसर्स के भी इंटरव्यू दिखाया है, वो कहते हैं कि हमारे को जो कानून ने कहा हुआ है कि जो महिला कहती है उसके ऊपर आप एफआईआर दर्ज करो, उसकी स्टेटमेंट के ऊपर आप 164 की स्टेटमेंट पे चार्जशीट फाइल कर दो, हम लोग को इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे केसेस जनाब पुलिस चार्जशीटिंग कर रही है, एफआईआर दर्ज कर रही है, जहां पे किसी आदमी ने किसी औरत को आज तक देखा भी नहीं और बलात्कार का इल्जाम वो लगा रही है। तो कितना कितना हमारा सिस्टम जो है, जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज है, वो क्या हो गया। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि ये पूरा का पूरा सिस्टम बन चुका है जहां पे इन कानूनों के दुरुपयोग का एक बिजनेस बन गया है। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में, जैसे अतुल ने कहा, उसके पेरेंट्स फादर को, मदर को, उसके भाई उनके साथ सिर्फ 2 बार मिले थे, उनके पिताजी उनसे सिर्फ 4 बार मिले थे, लेकिन उनको सारे के सारे केसेस में जो है इम्प्लीकेट किया गया। पुलिस बकायदा पैसे मांगती है, 25,000 रुपए लेते हैं, कोई 50,000 रुपए लेते हैं, कोई 1 लाख रुपए लेते हैं कि हम इन सब लोगों का नाम निकाल देंगे या नहीं निकाल देंगे, एंटिसिपेटरी बेल में आपकी मदद कर देंगे या नहीं कर देंगे, केस को लचीला कर देंगे, पैसे नहीं दोगे तो केस को स्ट्रॉन्ग कर देंगे। यहाँ पर भी, यहाँ पर इस केस में जुडिशियल वाला जो पूरा सिस्टम है, न्याय व्यवस्था जो हमारी है, उस पर भी एक सवाल उठाया, एक जज पर भी एक सवाल उठाया गया कि कैसे पैसों की मांग इस पर की गई। हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन का विषय होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। मैं थोड़ा डॉक्टर जैन के पास चलता हूँ। डॉक्टर प्रफुल्ल जैन साहब, जो अभी दीपिका जी ने कहा, उसका एक पहलू बहुत चुभ रहा है। एक तो आज वैसे ही शादी की उम्र आगे बढ़ती जा रही है, लोगों ने प्रायोरिटी पर शादी से पहले करियर को रखना जब से स्टार्ट किया है, जो काफ़ी हद तक आज की वक्त की ज़रूरत है। दूसरा, मैट्रिमोनियल साइड वक्त की कमी में जो हम कहते हैं 2 कदम आगे बढ़े, आधुनिक हुए, तो वहाँ इस तरीके के केसेस भरोसा चूर चूर कर देते हैं। आपको क्या लगता है, ये जो सिस्टम है, इसको आप कैसे और कहाँ से चेंज करेंगे? हेलो जी जैन साहब। पूरा का पूरा जो सिस्टम है, हमारा जो पुराना सिस्टम था, शादी की जो उम्र भी थी, है ना, शादी की उम्र जो लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल थी, और जो घर परिवार वाले जो है सब सारा चीज देख समझ के, परिवार को देख समझ के, आपसी सामंजस्य से समाज में जो है क्या बोलते हैं एक रूपता के हिसाब से जो शादी करते थे, वो पूरा सिस्टम जो है वो सही था। उसके कारण से जो है क्या बोलते हैं आज जो पॉपुलेशन का भी प्रॉब्लम है वो भी जो है क्या बोलते हैं वो सब सही था। अभी के सिस्टम के कारण से जो कैरियर को फर्स्ट रख दिए, शादी की उम्र बढ़ते जा रही है, 28 साल, 30 साल, 32 साल और 35 साल, और फिर जो है मैच जो है बरोबर नहीं होने से, और जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है लड़कियों की लड़कों की, तो एक जो है रिजिडपन आ जाता है, जिसके कारण से आपसी अंडरस्टैंडिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले शादी जब जो है क्या बोलते हैं घर परिवार वाले लड़के लड़की के परिवार को देख के करते थे, तो उस समय ना कोई डाइवोर्स का प्रॉब्लम आता था, ना डाउरी का प्रॉब्लम आता था, ना जो है क्या बोलते हैं पुलिस में शिकायतें होती थी। अभी जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, भौतिक युग में बढ़ते जा रहे हैं और संपन्नता भी बढ़ते जा रही है, उतने ज्यादा केसेस डाइवोर्स के आ रहे हैं, उतने ज्यादा केसेस जो है क्या बोलते हैं पुलिस में एफआईआर हो रही है। नहीं, लेकिन तो आप जिस तरीके से डॉक्टर जैन, जिस तरीके से आपका एक लंबा एक्सपीरियंस है, कोशिश तो पहले हर कोई यही करता है, परिवार को पता चले, दोस्तों को पता चले, हर कोई कोशिश करता है कि दोनों को बिठा करके पहले आप चीज़ें ठीक कर सकें। अगर पूरे पक्ष शामिल हैं तो ज़रा उनको आप ठीक कर सकें। लेकिन यहाँ तो जो ये पक्ष बन के उनको सामने बिठाने वाला सिस्टम है, उस पर ही बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया। जिसने शादी कराई उस पर क्वेश्चन मार्क आ गया, जो मीडिएटर्स होंगे उस पर क्वेश्चन मार्क आ गया। आज तो वैसे ही लोग, बच्चे जो हैं शादी से घबरा रहे हैं, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने नहीं चाह रहे। संभवतः आने वाले कुछ समय बाद इस इंस्टीट्यूशन का और इससे बुरा हाल हो सकता है, लगता है आपको? ये अभी भी जो है क्या बोलते हो गए, अभी भी बच्चे लोगों को बोलो शादी करना है तो वो लोग चाहते हैं कि नहीं हमको शादी नहीं करना है, हमारा कैरियर ही ठीक है। वो कैरियर को टॉप प्रायोरिटी पे देते हैं, शादी को जो है क्या बोलते हैं सेकेंडरी कर दी है, और जिसके कारण से और ज्यादा समस्याएं पैदा होते जा रही है। इस केस को जो है मैंने आज भी सवेरे से सुना है ना, पुरुषों के लिए जो है क्या बोलते हैं कोई महिला जाके पुलिस में एफआईआर करी, उसको तुरंत उठा के अंदर कर देते हैं बिना कोई जानबीन के, बिना कोई जांच के। तो पुरुष को ऊपर में जो इस तरीके के महिलाओं के केवल एक बयान भर देने से, चाहे वो डाउरी का हो, चाहे इसने मेरे साथ बलात्कार किया है, बिना किसी जांच पड़ताल के जो है क्या बोलते हैं
उसको अभियुक्त मान के जो है क्या बोलते हैं अपराधी मान के उसके ऊपर में सारे जो है आरोप लगाए जाते हैं, और वही के वही जो है क्या बोलते हैं किसी की भी छवि को धूमिल करने के लिए वही मीडिया में भी जो है वैसे ही प्रसारित हो जाता है। तो एक अगर संभ्रांत आदमी भी है जो इसमें पर कोई उसके ऊपर में कोई लांछन नहीं है, कुछ नहीं किया है, वो भी जो है दोषी ही समझा जाता है। जब तक वो दोष मुक्त नहीं हो जाता तब तक उसकी जिंदगी पूरी ऐसी निकल जाती है। परिवार में, समाज में सबसे बड़ा तो एक इसमें टाइम फैक्टर भी है, जैसा आपने भी कहा डॉक्टर जैन, एक टाइम फैक्टर है। और ये पीड़ा वाला वीडियो जब आप सुनते हैं पूरा, तो इसमें भी पता है कि एक तो इतने डिस्टेंस में कामकाज के बीच में टॉर्चर यही है कि आपको बार बार जाना है, लगातार जाना है, और कई बार बिना सुनवाई के ही आपको लौटना है। दीपिका नारायण जी, आपने जितना लंबा इस तरह के केसेस के साथ एसोसिएशन रखा है, आपको क्या लगता है इस केस में? अब चूंकि मामला मीडिया में है, पब्लिक आई में है, लोग जस्टिस मांग रहे हैं, लेकिन कानून अपने जो धाराएं हैं उसके हिसाब से, उनके प्रावधानों के हिसाब से ही एक्ट करता है। अभी आपको लगता है जस्टिस मिलने की, न्याय मिलने की आस बची है? जिंदगी तो खत्म हो गई। पुनीत जी देखिए, ये तो अतुल ने अपने अंतिम शब्दों में खुद ही कहा है कि अगर उनको न्याय मिला तो उनकी अस्थियां गंगा में बहाई जाएं, और अगर उनको न्याय नहीं मिला तो उनकी अस्थियों को कोर्ट के ही बाहर गटर में बहा दिया जाए। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, और अतुल ये कोई बेजा स्टेटमेंट नहीं देकर गए हैं। वो ये स्टेटमेंट इसलिए देकर गए हैं क्योंकि ऐसे बहुत सारे सुसाइड के केसेस हैं जहाँ पे एट द एंड महिला को सजा नहीं मिली। बैंगलोर का केस मेरी डॉक्यूमेंट्री मार्टर्स ऑफ मैरिज में है, मनोज कुमार का। हमने उसके लिए भी बहुत धरना प्रदर्शन, कैंडल लाइट मार्च किए थे। उसकी पत्नी उसको इसलिए पीटती थी और मारती थी क्योंकि वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर थी और वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, उसको ह्यूमिलिएट करती थी। और जब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं रह सकता हूँ, और उसको डिवोर्स नोटिस भेज दिया अपनी पत्नी को, तो उन्होंने पूरे उनके घर के सामने जाके हंगामा किया, उनके परिवार को बेइज्जत किया, और उसके बाद बकायदा खुद जाके थाने में 498 का केस वो दर्ज कराने के लिए बैठ गई। मनोज ने उसी रात को अपने आप को खत्म कर लिया, और कोर्ट ने उसकी पत्नी को फिर भी बरी कर दिया, ये कहते हुए कि परिवार तो उनके साथ रहता ही नहीं था, तो उन्होंने कहाँ देखा है कि उसकी कोई प्रताड़ना हो रही थी, उसके ऊपर कोई धमकियां दी जा रही थी, ये किसी ने देखा नहीं है, तो हम इसको मान नहीं सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सुसाइड के केसेस हम लोग देख चुके हैं जहाँ पे अगर अरेस्ट हो भी जाता है। अरविंद भारती का केस है, आप मेरी ट्विटर की टाइमलाइन देखेंगे, उसका इतना दर्द भरा मैंने सुसाइड नोट शेयर किया है जहाँ पे उसने कहा कि मेरे मौत का पहला कारण ये अंधा कानून है, और फिर उसके बाद मेरी पूर्व पत्नी ऋचा है। आज 8 साल हो गए हैं अरविंद की मौत को। ऋचा भारती का अरेस्ट हुआ सुसाइड के 4 महीने बाद, FIR दर्ज हुई हमारे प्रोटेस्ट करने के 1 हफ्ते बाद, और उसका अरेस्ट हुआ 4 महीने बाद। तो भाई, जहां महिलाओं के ऊपर इल्जाम लगता है, जब आप उसकी इतनी तफ्तीश कर सकते हैं, तो जब पुरुष के ऊपर इल्जाम लगता है तो तब आप तफ्तीश क्यों नहीं कर सकते हैं? ये इतना ज्यादा दबाव क्यों? तो अभी तो इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद कुछ देखेंगे कि कुछ एक्शन होता है कि नहीं होता। लेकिन पुनीत जी, जाहिर सी बात है कि अगर एक महिला की आत्महत्या इस तरह से होती, तो हम सब लोगों ने देखा है कि बॉम्बे में अभी वो जब पायलट ने सुसाइड किया, उसके बॉयफ्रेंड को उसी दिन अरेस्ट कर लिया गया, जहाँ पे सुसाइड नोट नहीं था, वीडियो नहीं था। और दीपिका जी बहुत तकलीफ के साथ, जो आपने दूसरा भी प्रकरण बताया, बहुत ही तकलीफ के साथ ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि इसका कहीं ना कहीं कोई सलूशन होना चाहिए, और इसमें कुछ प्रावधान या तो बदले जाएं या तो नए जोड़े जाएं, या तो पुरुषों के लिए जोड़े जाएं, या तो जो मिसयूज वाली चीज़ें हैं उनको लेकर के थोड़ा सा सख्त हुआ जाए। क्या करें, कहाँ से शुरू करें? मैं फिर वहीं पहुँच गया हूँ जहाँ से आज हमने डिबेट शुरू की। पुनीत जी, आज मैंने एक वीडियो डाली है अपने एक्स ट्विटर के माध्यम से। मेरी विनती है हमारे माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी से, हमारे लॉ मिनिस्टर अर्जुन मेघवाल जी से, कि अगर उनको अतुल की जिंदगी की जरा सी भी अहमियत है, और अगर उनको लगता है कि इतने बड़े देश में पुरुषों की भी जिंदगियों की कोई अहमियत है, तो एक कमेटी बना दीजिए। मैं जानती हूँ कि एक कमीशन बनाना एकदम से नहीं हो सकती है ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज, लेकिन कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। एक कमेटी इंस्टीट्यूट कर दी जाए अतुल सुभाष के सुसाइड के बाद, जहाँ पे रिटायर्ड जजेस, सोशल वर्कर्स, ऐसे परिवार जिनके बच्चों ने अपनी जिंदगियां दी हैं, उनको आपस में साथ में लाया जाए। इन लॉज का जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस हो कि इनको बेनिफिट के लिए बनाया था, लेकिन इनका मिसयूज कैसे हो रहा है। पूरे इंडिया की कोर्ट्स से जो है सुझाव बुलाए जाए,
सारे एक्टिविस्ट से जो है सुझाव बुलाए जाए और एक सोल्यूशन करा जाए। अब वो क्या सोल्यूशन होगा, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं लॉ मेकर नहीं हूं। ये सोल्यूशन जो कानूनविद हैं वही दे, वो भी देख रहे हैं क्या हो रहा है, उनका भी दिल दुखता होगा कि क्या हो रहा है, तो वो कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर दे। अंत में मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि झूठे केसेस जो हैं, हमारी कंट्री उस हाशिए पे है जहां पे एक इंसान को न्याय प्रणाली में एक बहुत छोटा सा कमेंट मैं डॉक्टर साहब से भी चाहता हूं, माफ कीजिएगा आपको थोड़ा सा बीच में रोक रहा हूं। डॉक्टर जैन, मैं आपसे भी पूछता हूं, इस तरह के केसेस के बचाव के लिए कहीं तो आप शुरुआत करेंगे। जब इतनी इन्वेस्टिगेशन हम महिलाओं के लिए करते हैं तो पुरुषों के लिए थोड़ी तो करें। क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं होती या उसके होने का भी कोई फायदा नहीं? इन्वेस्टिगेशन करके ही जो है क्या बोलते हैं किसी के ऊपर में जो है क्या बोलते हैं आरोप प्रत्यारोप लगना चाहिए। और केस में आज के तारीख में जैसे गवाही के लिए जो है वीडियो जो है, जैसा इसमें अतुल जी ने बताया कि 40 बार उनको जाना पड़ा वहां पे, तो वीडियो कॉलिंग में जो है क्या बोलते हैं उसकी गवाही हो जाती, तो जो है क्या बोलते हैं उतना जो है उसको मानसिक प्रताड़ना नहीं होती और आर्थिक भी प्रताड़ना नहीं होती। बार बार वहां पे जाने से जो है क्या बोलते हैं उनका जो है पैसा, समय और प्लस जो नौकरी का प्रॉब्लम था, वो सारे ही प्रॉब्लम आते हैं जो कि मानसिक रूप से आदमी को बहुत ज्यादा हरास कर दिया। और सुसाइड जैसा डिसीजन लेना ये जनरली एक इम्पल्स होता है, 1 मिनट का होता है, पर इन्होंने 1.5 घंटे का वीडियो बनाया। मतलब इनकी मानसिकता कितनी जो है क्या बोलते हैं गहरी सुसाइड करने के लिए थी, वरना सुसाइड का मैटर 1 मिनट इम्पल्स का होता है, 1 मिनट 2 मिनट। शायद वे चाहते होंगे डॉक्टर साहब कि जो बहस आज हम कर रहे हैं वो नॉर्मली तो नहीं छिड़ने वाली, उसके लिए शायद प्राण देने उनको ज़रूरी लगे होंगे, तब जाकर उन्होंने इतना बड़ा वीडियो बनाया। और जैसा उन्होंने कहा है कि अगर तब भी इंसाफ ना मिले तो मेरी अस्थियों को आप गटर में बहा देना अदालत के सामने, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जो अभी हमारे साथ में मेहमान जुड़े हुए हैं, जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं देश के मंत्रियों से, देश की कैबिनेट से या बड़े लोगों से जो लॉ सिस्टम में बैठे हुए रसूखदार हैं, उनसे संभवतः उनके कानों तक अब ये हैशटैग जस्टिस पहुंच पाए और शायद कुछ आगे बड़े स्टेप्स आएँ ताकि कोई यूं अपनी ज़िंदगी ख़त्म ना करे। मैं डॉक्टर साहब आपको भी यहाँ इसमें धन्यवाद देता हूँ। और जाते जाते, वैसे मैं स्ट्रेट बात करने का आदी हूँ, एकदम खुली और सीधी बात करता हूँ, लेकिन आज मेरे साथी ने एक मुझे शेर भेजा है, वो मैं ज़रूर पढ़ के जाऊँगा। मरती हुई ज़मीन को बचाना पड़ा मुझे, बादल की तरह दश्त में आना पड़ा मुझे, वो कर नहीं रहा था मेरी बात का यकीन, फिर यूं हुआ कि मर के दिखाना पड़ा मुझे। ये शेर इस वक्त इस समस्या और इस केस पर पूरी तरह मौजूद है। उम्मीद है कि शायद इसका हल मिल पाए। नमस्कार।